हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं उनका युग। ठीक है, तो राजस्थान के हिस्ट्री के संबंध में आज अपन चौहान राजवंश यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो देखो, उद्देश्य पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, चौहानों की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, पृथ्वीराज की प्रारंभिक उपलब्धियाँ, पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति एवं उसके परिणाम, तत्कालीन राजस्थान एवं उत्तर भारत की स्थिति, उत्तर भारत में उस समय किसका शासन था, तुर्क शक्ति का परिचय एवं मोहम्मद गोरी के बारे में अपन इसमें देखेंगे। फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो संघर्ष होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद पृथ्वीराज और गोरी का संघर्ष के क्या परिणाम निकले, कौन जीता कौन हारा, और उसके बाद की स्थिति क्या रहती है उसके बारे में अपन सब पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान ही नहीं उत्तर भारत के इतिहास में, भारत आपको पता है कि भारत ये आपका दक्षिण वाला भारत, ठीक है, और ये उत्तर वाला भारत ये वाला, ठीक है। तो उत्तर भारत के उत्तरी भाग में, तो राजस्थान ही नहीं उत्तर भारत के इतिहास में चौहान शक्ति के उदय और चौहानों की उपलब्धियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं थी। जो चौहान शक्ति का उदय हुआ, चौहानों की उपलब्धियाँ जो चौहानों ने हासिल किया, चौहान वंश ने, वो सब राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदू धर्म, संस्कृति, गौ एवं ब्राह्मणों व भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों में, हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा, गौ माता की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा, भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों में उनके योगदान का मूल्यांकन व बोध, ये जानकारी है वो सारी शिक्षार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षार्थियों को ये सारा चीज़ें इनके बारे में पढ़ना चाहिए क्योंकि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चौहानों ने क्रमागत रूप से चौहानों ने पहले, ये अच्छी छत्रपुर नहीं है, ये अही छत्रपुर है, ठीक है। अही छत्रपुर, आज का नागौर, पुराने समय में अही छत्रपुर बोला जाता था। अही छत्रपुर, फिर सांभर एवं अंत में ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के जिब्राल्टर व हृदय कहे जाने वाले नाम है। राजस्थान का जिब्राल्टर या हृदय किसे कहते हैं, तो अजमेर नगर को अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए, चौहानों ने पहले किसको राजधानी बनाया, अही छत्रपुर नागौर को, उसके बाद सांभर को, उसके बाद अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने संपूर्ण राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं पूर्वी पंजाब, देखिए बात करते हैं अपन राजस्थान की। तो राजस्थान का आपको कुछ नक्शा बता देता हूँ मैं आपको। ये राजस्थान का ऐसा नक्शा है, ऐसा नहीं है लेकिन तो भी अपन समझने के लिए अपन ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए, राजस्थान का कुछ ऐसा नक्शा आता है। तो चौहानों ने क्या किया, राजस्थान, एक तो राजस्थान वाला भाग, हरियाणा वाला, ये वाला भाग, इधर वाला भाग हरियाणा, दिल्ली यानी इधर ऊपर वाला भाग, यही दिल्ली हरियाणा ये वाला भाग, व पूर्वी पंजाब यानी ये राजस्थान ये, और पंजाब से ये, तो इसका ये पूर्वी भाग, यानी कि आप ये मान के चलो कि ये इतना वाला भाग, ये पूरा ये वाला भाग चौहानों के अधिकार में था। देखिए, उन्होंने संपूर्ण राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं पूर्वी पंजाब पर अपनी सत्ता का परचम लहराया। दक्षिण में गुजरात के चालुक्य, गुजरात में कौन से थे, चालुक्य वंश, ठीक है, सोलंकी को कह सकते चालुक्य। मालवा के परमार, मालवा में किसका अधिकार था, परमारों का। तो पूर्व में कन्नौज के गढ़वाल मतलब ये जो राजस्थान का ऊपरी वाला भाग है, हरियाणा दिल्ली, उसके पूर्व में कन्नौज आता है, पूर्वी साइड उत्तर प्रदेश साइड कन्नौज आता है। तो कन्नौज के गढ़वालों तथा बुंदेलखंड के चंदेलों को भी उन्होंने उनका लोहा मानना पड़ा। यानी चौहान वंश इतने शक्तिशाली थे कि ये जो गुजरात के चालुक्य वो भी इनसे टक्कर लेने में कतराते थे। मालवा के परमार, इनको भी पराजित किया था, और कन्नौज के गढ़वाल और बुंदेलखंड के जो चंदेल है वो भी इनसे युद्ध करने से पहले
सोचते थे। तो देखिए मैंने आपको स्थिति बता दी है। स्थिति है आपका पंजाब का पूर्वी वाला भाग, फिर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान वाला भाग। सबसे पहले चौहानों ने राजधानी बनाई वही छतरपुर नागौर, उसके बाद सांबर और उसके बाद जिब्राल्टर और हृदय कहे जाने वाले अजमेर को। ठीक है। दक्षिण में गुजरात के चालुक्य थे, मालवा ये मध्य प्रदेश वाला भाग, उसमें परमार वंश थे, और कन्नौज और गैडवाल, कन्नौज में गैडवाल थे, और बुंदेलखंड के चंदेल, उनके साथ भी इनका संघर्ष हुआ, और जिसमें अपनी शक्ति का परिचय दिया चौहानों ने बखूबी। देखिए आगे की बात करते हैं, यानी कि आप इस घटनाक्रम से समझ सकते हैं कि उस समय चौहान कितने ताकतवर रहे होंगे। आगे बात करते हैं, दिल्ली चौहानों व कन्नौज के गैडवालों के मध्य शत्रुता का कारण रही। यानी कि देखिए चौहानों, ये देखिए दिल्ली देखिए दिल्ली पे, तो चौहानों और कन्नौज के गैडवालों, आपको पता होगा जयचंद के बारे में आपने सुना होगा। जयचंद, संयोगिता 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 संयोगिता, ठीक है। तो ये संयोगिता जयचंद की पुत्री। आज तो भाई हीरामन तोता बोल रहा है ऊपर, हीरामन तोता बोल रहा है, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। अब देखिए, तो जो दिल्ली है, दिल्ली वो चौहान और कन्नौज के गैडवालों के मध्य शत्रुता का मेन कारण रही, क्योंकि दिल्ली पर कन्नौज के गैडवाल भी अपना शासन का दावा करते थे, और चौहान भी, क्योंकि आपको पता होगा अनंगपाल तोमर, इनकी 2 पुत्रियाँ थी। एक का विवाह सोमेश्वर के साथ कर दिया गया था, अजमेर के चौहान शासक, और एक का विवाह जयचंद की मतलब माता, वही जिनका विवाह किनके साथ, जयचंद, इन्हीं के पुत्र थे। यानी कि पृथ्वीराज चौहान और ये जो जयचंद है, ये दोनों मौसेरे भाई थे, ठीक है। तो लेकिन जो तोमरों ने किसको बनाया, पृथ्वीराज चौहान को उत्तराधिकारी बनाया दिल्ली का, ठीक है। और इसकी वजह से जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य संबंध थोड़े खराब हो गए थे। जयचंद चाहता था कि मुझे दिल्ली का ये जो शासन मिले, लेकिन योग्य पृथ्वीराज चौहान थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासन दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली चौहानों और गैडवालों के मध्य शत्रुता का कारण रही। दूसरी ओर जो लाहौर के ये देखो, ये गलत छपा है, ठीक है। दूसरी ओर लाहौर के गजनवी शासकों व मुल्तान के करामाती मुसलमानों से वे लगातार संघर्षरत रहे, ठीक है। चौहान देखो, आपको पता है ये नाम था उसका मोहम्मद गोरी, ठीक है, गजनी का शासक था। तो और मुल्तान के करामाती मुसलमान वे लगातार आक्रमण कर रहे थे दिल्ली पे, तो चौहानों को उनसे भी लोहा लेना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। फिर आगे अपन धीरे धीरे बात करते होता क्या है, देखिए। तो प्रतिहार शक्ति के पतन से ही, प्रतिहार थे तो प्रतिहारों की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी, उनका पतन होने लगा। चौहान शक्ति के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि चौहान इनके प्रतिहार के सामंत हुआ करते थे। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत रहे। जांगल क्षेत्र में, जांगल आपको पता है, जांगल प्रदेश यानी कि राजस्थान का उत्तरी वाला भाग, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, थोड़ा बहुत ये चूरू झुंझुनू उधर वाला भाग भी, लेकिन मेन बात करते हैं अपन तो गंगानगर, बीकानेर, फिर ये हनुमानगढ़, इधर वाला मतलब बीकानेर और गंगानगर वाला भाग। तो जांगल क्षेत्र में अपनी सत्ता दृढ़ करके चौहानों ने संपूर्ण जांगल क्षेत्र मतलब उत्तरी राजस्थान, वर्तमान ढूंढाड़ यानी जयपुर क्षेत्र, ठीक है। ये मेसत नहीं है, ये मेवात है, मेवात, ये क्या है, मेवात, इसको मेवात, ठीक है। तो मेवात यानी अलवर क्षेत्र। देखिए वापस सुनिए, प्रतिहार शक्ति का जैसे ही पतन हुआ तो चौहान शक्ति का उदय हो गया, और चौहानों ने क्या किया, जांगल क्षेत्र में अपनी सत्ता दृढ़ कर दी, मतलब उत्तरी राजस्थान में, और ढूंढाड़, जयपुर यहाँ पर भी अपना अधिकार कर लिया, अलवर में भी अधिकार कर लिया, यानी मेवात क्षेत्र में भी अधिकार कर लिया, और हाड़ौती यानी बूंदी, कोटा, झालावाड़ इधर भी अधिकार कर लिया। मरुधर देश, वर्तमान में देखो जोधपुर, पाली, बाड़मेर क्षेत्र, यहाँ पे दिल्ली बंडानक क्षेत्र यानी कि ये हरियाणा वाला क्षेत्र तक अपना ध्वज फहराकर वे सपाल दक्ष के
स्वामी बने। दक्षिण में मांडल तक उनकी सीमा थी। सपालदक्ष के स्वामी बन गए और सपालदक्ष, ठीक है, और उन्होंने अपनी सीमा का विस्तार कहा किया। दक्षिण में ठेठ मांडल तक उनकी सीमा का विस्तार था। मेवाड़ की सीमाओं तक आ गए थे ये। मेवाड़ के गुइलों से उनके मैत्री संबंध थे। मेवाड़ के गुइलों से उनके मैत्री संबंध थे, कारण है कि उनके वैवाहिक संबंध भी थे, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ व पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के वीर शिरोमणि थे। मैन जो नाम आता है चौहान वंश में वो अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ का नाम तो सबने सुना होगा, अजयराज का नाम भी सुना होगा, अर्णोराज का नाम भी सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान फेमस है ही है। वीर शिरोमणि चौहानों में से थे जिन्होंने चौहान शक्ति को पराकाष्ठा तक पहुंचाया। विग्रहराज चतुर्थ में जहाँ लेखनी, तलवार एवं सपिते की त्रिवेणी का संगम था। विग्रहराज चतुर्थ में मतलब ये लेखनी, तलवारी, सपिते की त्रिवेणी का संगम, यानी उनमें ये सारे गुण भरे हुए थे। लेखनी भी करते थे, अच्छे लेखक भी थे, कवि भी थे, तलवारबाजी भी इनको आती थी। तो अब देखिए, तो पृथ्वीराज युग का सर्वश्रेष्ठ सेनापति, धनुर्धारी एवं विद्याओं का ज्ञाता था। विग्रहराज के ये गुण, पृथ्वीराज के देखिए, सर्वश्रेष्ठ सेनापति, धनुर्धर, विद्याओं का ज्ञाता, यानी बहुत सारी विद्या इनको आती थी और ये होशियार भी थे, ज्ञान था उनको, नॉलेज था। धर्म, संस्कृति, स्वतंत्रता का प्रतिहारी बनकर धर्म का प्रतिहारी बने, यानी रक्षा करने वाले बने। पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट थे। यौवन का प्रतीक, ये किसका प्रतीक थे पृथ्वीराज? यौवन का प्रतीक और राम का अवतार, इनको राम का अवतार कहा गया पृथ्वीराज चौहान को। यौवन का प्रतीक और राम का, ये साथ साथ में, लेकिन इसको अलग कर दो, ठीक है। तो राम का अवतार, ठीक है। तो यौवन का प्रतीक और राम का अवतार। उद्भट योद्धा एवं लोकनायक कहलाया। आज भी उनका स्मरण मात्र युवा पीढ़ी को उत्साह एवं उमंग से भर देता है। उनकी पराजय के साथ ही भारत तुर्क दास्ता की जंजीरों में बंध गया। आपको पता होगा कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो गई थी और मोहम्मद गोरी का दिल्ली पर अधिकार हो गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने अपने जो गुलाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासन दे दिया था। तो यहाँ पे गुलाम वंश आ गया था, ठीक है। तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, भारत की जो सत्ता है वो तुर्कों के हाथ में चली गई। तो उसी को अपन देखते क्या हुआ उस समय, कैसे मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, किसने मोहम्मद गोरी को लालयित किया, यानी कि लालच दी कि आप भारत पे आक्रमण करो, किसने बुलाया मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी को बुलाने के पीछे क्या कारण थे, पृथ्वीराज चौहान की हार के पीछे क्या कारण थे, इन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, चौहानों की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं कि चौहानों की पृष्ठभूमि यानी पहले क्या हुआ था, उनकी मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड यानी अतीत में जाते हैं। देखिए, 6ठी सदी के मध्य में हुणों की शक्ति के पतन का लाभ उठाते हुए, भाई 6ठी सदी के मध्य में हुणों की शक्ति का पतन हो गया, हुण धीरे धीरे उनकी शक्ति कम हो गई, का लाभ उठाते हुए इस वंश के संस्थापक चाहुमान ने, इस वंश का संस्थापक कौन था? चौहान, ये चौहान वंश का चाहुमान, ठीक है। इस वंश के संस्थापक चाहुमान ने अपने भाई धनंजय की सहायता से जांगल क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की। हुण धीरे धीरे जैसे कमज़ोर पड़ने लगे तो चाहुमान, ठीक है, चौहानों की जो चौहान वंश का संस्थापक चाहुमान ने अपने भाई धनंजय की सहायता, उनका भाई था धनंजय, उनकी सहायता से जांगल क्षेत्र यानी राजस्थान के उत्तर भाग में जांगल क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इनके उत्तराधिकारी वासुदेव ने, देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, वासुदेव ने अहिछत्रपुरा को राजधानी बनाया, ठीक है। सबसे पहले चाहुमान ने जो सत्ता स्थापित की वो कहाँ की थी? जांगल क्षेत्र में, राजस्थान के उत्तरी भाग में। फिर उससे नीचे थोड़ा आते तो वहाँ पे नागौर आता है, अहिछत्रपुर। तो अहिछत्रपुर को राजधानी किसने बनाया? वासुदेव ने, ठीक है। अब देखिए आगे, इसे एक विद्याधर ने एक नमक की झील प्रदान की थी। वासुदेव को, सुनिए ध्यान से, वासुदेव को एक नमक की झील प्रदान करने वाला कौन था? विद्याधर, जो शाकंभरी देवी के नाम पर सांबर क्षेत्र कहलाया।
नमक की झील सांबर, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, ठीक है, सांबर। शाकंभरी देवी के नाम पर ये क्षेत्र सांबर कहलाया। ये सांबर झील किसने दी थी वासुदेव को? विद्याधर नामक एक व्यक्ति ने दी थी। वासुदेव के पश्चात सामंतराज यानी 600, अब यहाँ से क्रम डेट मिलती है, देखिए 684 से 709, याद रखना है 684 से 709 ईस्वी। अच्छा, सामंतराज, फिर नरदेव 709 से 721, देखिए सामंतराज के बाद कौन आया? नरदेव, फिर 709 से 721, फिर 721 से 734 ईस्वी तक कौन आया? अजयराज प्रथम, ठीक है। पहले देखिए सामंतराज 684 से 709, फिर नरदेव 709 से 721, फिर 721 से 734 अजयराज प्रथम। मान्यता है कि किसी अजयपाल चक्री ने अजमेर बसाया था, मान्यता है कि इसी अजयपाल चक्री ने अजमेर बसाया था, ठीक है। आगे और आएंगे अजयराज, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे अपन। आगे देखिए विग्रहराज प्रथम, देखो 734 अजयराज आ गए, फिर विग्रहराज प्रथम कब आएंगे? 734 से 59, फिर चंद्रराज आएंगे 59 से 71, फिर गोपेंद्र राज आएंगे 771 से 784। नामक नाम ये सब ये नाम शासक हुए, ठीक है, इस नाम के सब शासक हुए। 684 से बात करते हैं, फिर तो 784, यानी कि लगभग 100 सालों तक ये बीच में इतने राजा आए। उस समय प्रतिहारों की शक्ति का उदय हुआ था, आपको पता है प्रतिहार की शक्ति का उदय इस समय हुआ। उसके बाद धीरे 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 प्रतिहार की शक्ति का पतन हो गया और फिर चौहान राजा उभर के आ गए। चौहान उनके सामंत बन गए। इन सामंत बने चौहानों में जो दुर्लभ राज थे, जो 784 आगे 784 से 809 तक हुए। फिर गुवक प्रथम आए जो 809 से 836, फिर चंद्रराज द्वितीय आए 836 से 863, फिर गुवक द्वितीय आए 863 से 890, फिर चंदन राज 890 से 917, फिर वाकपति राज 917 से 944 प्रमुख थे। ये सब चौहानों के क्रम में जो राजा आए हैं वो है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो अन्नूराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, लेकिन इनके पहले जो भी शासक आए उनके बारे में भी अपने को पढ़ना जरूरी है। देखिए फिर 944 तक कौन रहे? वाकपति राज प्रथम। उसके बाद 944 से 71 सिंह राज, इनके बारे में ध्यान रखना। सिंह राज चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा बना। 944 से 971 सिंह राज चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा बना, जिसने प्रतिहार सत्ता की अधीनता का त्याग कर दिया। याद तक क्या हुआ था? वाकपति राज तक ये सब किनके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है। फिर धीरे 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 इन्हीं के वंश में सिंह राजा है 944 से 971 ईस्वी। इन्होंने क्या किया? प्रतिहारों की सत्ता की अधीनता का क्या कर दिया? त्याग कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसके उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय, अब देखिए 971 से 998 ने चौहान सत्ता का विस्तार किया। उनके उत्तराधिकारी दुर्लभ राज द्वितीय ने मोहम्मद गजनवी को चुनौती दी थी। आपको पता है मोहम्मद गजनवी के बारे में? भारत को लूटा था 1000 ईस्वी के आसपास, 1000 ईस्वी से लगभग 1021 तक चला था, ऐसा कुछ 17 बार युद्ध किया था ऐसा कुछ, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी को चुनौती दी थी दुर्लभ राज द्वितीय ने। तत्पश्चात गोविंद राज द्वितीय ने सोमनाथ अभियान पर जाते हुए मोहम्मद गजनवी का न केवल सामना किया वरन उससे अपने राज्य को सुरक्षित भी रखा। मोहम्मद गजनवी को ये गोविंद राज द्वितीय ने, जो सोमनाथ का मंदिर जो अभियान पर जा रहा था लूटने के लिए, तोड़ने के लिए, तो मोहम्मद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ था गोविंद राज द्वितीय का। इसके पश्चात वाकपति राज द्वितीय आ गए 1024 से 1040। इसके बाद वीरीराम 1040 ईस्वी। उसके बाद देखिए चामुंड राज 1040 से 1065 ईस्वी। फिर दुर्लभ राज 1065 से 1070। फिर विग्रहराज तृतीय 1070 से 1090 ईस्वी। चौहानों के बारे में कुछ राजाओं के बारे में दे रखा है, आप पढ़ो। वो पृथ्वीराज प्रथम 1090 से 1110 ईस्वी चौहान शासक बने। इसी पृथ्वीराज प्रथम के परामर्श को स्वीकार करते हुए उसके पुत्र अजयराज, अब देखिए पृथ्वीराज प्रथम के परामर्श को स्वीकार करते उसके पुत्र अजयराज यानी 1110 से कहाँ तक ये शासक रहे? 1135 ईस्वी ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार
इन्हीं अजयराज ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार अजमेर नगर व दुर्ग की स्थापना कर 1113 में इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, मेन तो मुख्य तो दुर्ग की स्थापना किन्होंने की थी, इन्होंने, अजयराज ने। ठीक है, और वो जो आगे आया था उन्होंने वो पूरा मतलब बसाया था, पूरा शहर बसाया था, लेकिन धीरे धीरे ये दुर्ग की स्थापना इन लोगों ने की। ठीक है, अब इसको राजधानी बना दिया इसको। ठीक है, इसी के सुपुत्र मतलब इन्हीं के सुपुत्र थे अन्नोराज। 1135 से 50 ईस्वी ने आना सागर, अन्नोराज आना जी पता ही है, आना सागर झील के रण क्षेत्र में तुर्क आक्रमणकारियों को निर्णायक पराजय देकर आना सागर झील का निर्माण कर। अरे ऐसा माना जाता है कि तुर्कों ने इन पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने इतना भीषण संहार किया था तुर्कों का कि वहाँ पे जिस जगह तुर्कों का संहार हुआ था, मारकाट हुई थी, उस जगह पूरी धरती खून से सन गई थी। और वहाँ पे इतने लाशों के टुकड़े पड़े हुए थे, इतनी लाशें पड़ी थी, इतने लाशों के वो जो हाथ गिरे, सर कटे, इतना हुआ था कि वहाँ वो पूरा क्षेत्र बदबू मारने लगा था। इसकी वजह से वहाँ की जनता ने अन्नोराज से निवेदन किया कि इसका कुछ उपाय किया जाए। तभी अन्नोराज ने क्या किया, वहाँ पे झील बनवा दी। क्या बनवा दी? झील। उसी को आज आना सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये बनवाई है अन्नोराज ने। ठीक है, तो देखिए जो अजमेर नगर, अजमेर दुर्ग की स्थापना 1113 ईस्वी में किसने की? अजयराज ने। ठीक है, और आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अन्नोराज ने। फिर देखिए आगे, अब अपन बात करते हैं कि अन्नोराज की हत्या ना, उनके जो पुत्र सत्ता पिपासु पुत्र है जगदेव, क्या नाम है? जगदेव, नहीं जग्गा हत्यारे के नाम से भी जाना जाता है, जगदेव ने की थी अन्नोराज की हत्या। फिर आगे, स्वयं राजा बन गया जगदेव, उसके लघु भ्राता यानी छोटे भाई विग्रहराज चतुर्थ आ गए। अब ये आ गए विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, न उसे मार भगाया, वह स्वयं चौहान सम्राट बन गया। विग्रहराज चतुर्थ 1150 से 1164 ईस्वी। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ 1150 से 1164 ईस्वी। विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव, ठीक है, अन्नोराज चौहान की मारोट की योद्धा महारानी सुदावा का पुत्र था। ठीक है, मतलब इनकी माता का नाम क्या था? योद्धा महारानी। योद्धा महारानी का मतलब ये जो रानी थी सुदावा। ठीक है, ये किस क्षेत्र की थी? ये क्षेत्र की थी गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र की थी। युद्धई इसी क्षेत्र को कहा जाता है। राजस्थान के उत्तरी वाले भाग को युद्धई कहा जाता है। ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ की माता का नाम था सुदावा। ठीक है, यानी कि अन्नोराज की पत्नी का नाम था सुदावा। ठीक है, तो इनकी माता का सुदावा नाम था। इसने सर्वप्रथम पिता के हत्यारे भाई अन्नोराज का हत्यारा, ठीक है, कौन? जगदेव। जगदेव को सिंहासन से हटाकर पिता की हत्या का बदला लिया। उनके पिता के उन शत्रुओं के विरुद्ध अभियान छेड़ा जिन्होंने उसके पिता को कष्ट दिए थे। जिसने उनके पिता को कष्ट दिए उन सबके विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। सर्वप्रथम उन्होंने, विग्रहराज चतुर्थ ने, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य के चित्तौड़ स्थित राज्यपाल सज्जन या सजन को उसकी गज सेना सहित नष्ट कर दिया। यानी कुमारपाल चालुक्य था, उसका अधिकार चित्तौड़ में था, और चित्तौड़ पर कुमारपाल चालुक्य ने अपना राज्यपाल बना रखा था। किसको बना रखा था? सजन नाम के व्यक्ति को। ठीक है, तो सजन को किसने हराया? ये हराया विग्रहराज चतुर्थ ने। चित्तौड़ जाकर चित्तौड़ अभियान किया और वहाँ पे जो सजन था उसको उसके हाथियों की सेना सहित नष्ट कर दिया, यानी उसको वहाँ से भगा दिया। अब देखिए, कुमारपाल ने उसे नागौर छीनने का अतुल प्रयास किया। कुमारपाल ने विग्रहराज चतुर्थ से नागौर छीनने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। चालुक्य व चौहानों ने नाडोल, जालोर व पाली के प्रश्न पर परंपरागत शत्रुता थी। चालुक्य व चौहानों में किससे रिलेटेड, मतलब किससे संबंध में शत्रुता थी? तो नाडोल, जालोर व पाली, चौहान भी प्राप्त करना चाहते थे और चालुक्य भी। अतः कुमारपाल समर्थक इन शासकों पर आक्रमण कर चौहान प्रशस्ति के अनुसार विग्रहराज ने जालोर को जलाकर और नाडोल को उजाड़ दिया। देखो, चौहान प्रशस्ति के अनुसार विग्रहराज ने क्या किया? जालोर को जला दिया, नाडोल को उजाड़ दिया, पाली को पूरा बर्बाद कर दिया। मांडलगढ़, जहाजपुर व बिजोलिया, आपको पता है मांडलगढ़, भीलवाड़ा, जहाजपुर, भीलवाड़ा, बिजोलिया पर चौहानों की सत्ता स्थापित थी। इसके पश्चात बिजोलिया अभिलेख व राजशेखर की काव्य मीमांसा है। ठीक है, काव्य मीमांसा। अभी सुनिए, बात करते हैं अपन विग्रहराज की। तो विग्रहराज ने क्या किया कि अपने जो पिता के जो हत्यारे थे उनको पहले तो जगदेव को गद्दी से हटा दिया,
उसके बाद जिसने उसके पिता के खिलाफ जो षड्यंत्र किए थे उन सबको क्या किया, उनके अभियान छेड़ के उनको भी हराया, परास्त किया। उसके बाद एक कुमारपाल चालुक्य का एक राज्यपाल था जो चित्तौड़ पर अधिकार किए हुआ था, सज्जन, उसको भी हराया। चालुक्यों और चौहानों के मध्य किससे लेकर उनके मध्य मतभेद था, तो नाडोल को प्राप्त करना चाहते थे, जालोर को प्राप्त करना चाहते, पाली को। लेकिन विग्रहराज ने नाडोल को क्या किया, जालोर को जला दिया, नाडोल को एकदम पूरा उजाड़ दिया, पाली को भी पूरा बर्बाद कर दिया पूरा। ठीक है, अब देखिए चौहानों का शासन कहाँ स्थापित हो गया, मांडलगढ़, जहाजपुर व बिजोलिया पर। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख और जो राजशेखर की जो काव्य मीमांसा के अनुसार विग्रहराज ने उत्तरी शेखावटी, अलवर, भिवानी, हिसार, ये सब हरियाणा में आते हैं, ये भिवानी, हिसार, ठीक है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, अहिरवाटी के भंडानकों को परास्त कर, अहिरवाटी के जो भंडानक थे, वहाँ पे है ना भंडानक थे, तो उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात डॉक्टर दशरथ शर्मा व पालन बावड़ी अभिलेख के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा भी कहते हैं और पालन बावड़ी की ये जो अभिलेख है वो भी कहता है कि तोमरों को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विग्रहराज ने क्या क्या किया, मेवाड़ पे भी अधिकार कर लिया, मांडलगढ़, जहाजपुर, इधर बिजोलिया वाले क्षेत्र पे। उसके बाद उन्होंने उत्तर में शेखावटी, अलवर, भिवानी, हिसार, अहिरवाटी के भड़ानकों को परास्त किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, डॉक्टर दशरथ शर्मा और पालन बावड़ी अभिलेख के अनुसार तोमरों को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मदन पाल तोमर उनका सामंत बन गया। मार्ग में हांसी भी चौहान राज्य का अंग बन गई। मार्ग में एक हांसी जगह पड़ती है, वो भी चौहानों के अधिकार में आ गई। ये विग्रहराज चौहान ने इतना ये सब किया। अब उत्तर भारत की अजय चौहान शक्ति की इस कर्णधार ने, उत्तर भारत की ये शक्ति के कर्णधार कौन, विग्रहराज ने आर्यावर्त की मुक्ति व सुरक्षा, हिंदू धर्म, संस्कृति, गौ, ब्राह्मण, पवित्र धरती की गरिमा की रक्षा हेतु कटिबद्ध होकर तुर्क आक्रमणकारियों को चुनौती दे दी। फिर देखिए एक तुर्क सेना लाहौर के खुसरो मलिक, तुर्क सेना थी जो लाहौर का कौन था, खुसरो मलिक, या उसके सेनापति अमीर या हमीर के अधीन खेतड़ी से 3 कोस दूर बेवरा तक आ गई थी। तुर्क सेना वहाँ से लाहौर से आ गई थी। अपने सामंतों के विरोध के बावजूद विग्रहराज ने आगे बढ़कर शत्रु सेना को अपने मामा सिंहनाद जोहिए की सहायता से परास्त कर दिया। तुर्क सेना खुसरो मलिक को भी उसने हराया था विग्रहराज ने। अब देखिए 1220 यानी कि ये विक्रम संवत की बात कर रहे हैं, ईस्वी की बात करें तो 1162 ईस्वी की बात करते हैं कि शिवालिक स्तंभ लेख के अनुसार उसने गजनवी तुर्कों से आर्यावर्त की धरती को मुक्त करा लिया। आर्यावर्त यानी उत्तरी जो भारत है उसको मुक्त करा लिया। रवि प्रभा सूरी के स्तंभ लेख के अनुसार, रवि प्रभा सूरी का स्तंभ लेख के अनुसार उसने गजनवी तुर्कों से आर्यावर्त की धरती को मुक्त करा लिया। रवि प्रभा सूरी के अनुसार अजमेर, ठीक है, अजमेर स्थित जैन राज विहार, ये गलत छपा, ठीक है, देखा नहीं मैंने। ये रवि प्रभा सूरी के अनुसार अजमेर स्थित जो जैन राज विहार के ध्वजारोहण समारोह में मालवा व मेवाड़ के शासक उपस्थित हुए। अजमेर स्थित जो जैन राज विहार है वहाँ का जो ध्वजारोहण हो रहा था तो उस समय मालवा और मेवाड़ के शासक भी उपस्थित थे, ये रवि प्रभा सूरी के अनुसार। ठीक है, अब देखिए शस्त्रों के साथ ही शास्त्रों के ज्ञाता, शस्त्रों के भी ज्ञाता थे, शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। विग्रहराज चतुर्थ ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में कवि सोमदेव, कवि ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। मेरी बात सुनिए, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे सोमदेव, उन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की तथा स्वयं विग्रहराज ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। यह हरिकेली नाटक वही है, भगवान शिव से संबंधित और अर्जुन से संबंधित ये हरिकेली नाटक है। चौहान प्रशस्ति की रचना भी इसी काल में हुई, सुनिए ध्यान से। विग्रहराज चतुर्थ के जो कवि कौन थे, राजकवि सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की, और स्वयं विग्रहराज ने हरिकेली नाटक की रचना की। अब देखिए आगे, महान सम्राट, महान निर्माता विग्रहराज चतुर्थ ने भोज के सरस्वती कंठागार का अनुसरण करते हुए अजमेर में भी सरस्वती कंठागार का निर्माण कराया था, यानी सरस्वती मंदिर था, और ये महाविद्यालय का सुंदर भवन निर्मित कराया गया, जिसे देखो 1198 ईस्वी में ये जो मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा दिया, वहाँ पर मस्जिद बनवा दिया। सुनिए ध्यान से, जो सरस्वती मंदिर था, ठीक है, उसको 1198 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी जीत गया था 1192 में, तो उसने ऐबक को दिल्ली का ये शासक बना दिया था, जिम्मेदारी दे दी थी। तो उन लोगों ने क्या किया, सरस्वती ये मंदिर तोड़ के क्या बना दिया, वहाँ पर मस्जिद बना दी। अजमेर नगर में बीसलपुर झील व शिवालय का निर्माण कराया था। बीसलपुर झील अजमेर, बीसलपुर नगर में वही का
गोकर्णेश्वर मंदिर भी उसी की देन है। गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण भी अजमेर में है करवाया, और वो भी किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। अब देखिए आगे, शैव धर्मानुयायी विग्रहराज चतुर्थ ने वैष्णव व जैन धर्मों को भी पूर्ण सम्मान दिया। वैसे शिव जी को मानते थे, लेकिन उन्होंने वैष्णव धर्मों को और जैन धर्मों को भी पूर्ण सम्मान दिया। अजमेर में कई जैन विहार और उपाश्रय भी बने हुए। देखिए, यही विग्रहराज चतुर्थ पृथ्वीराज तृतीय की प्रेरणा का मुख्य स्रोत रहा। पृथ्वीराज तृतीय को जो प्रेरणा मिली वो विग्रहराज चतुर्थ से ही मिली। वास्तव में ये पृथ्वीराज तृतीय का अग्रगामी थे, ठीक है। उनका युग डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सवाद लक्ष के चौहानों का स्वर्ण युग रहा। उनके काल में चौहानों की शस्त्र शक्ति, शास्त्र शक्ति व स्थापत्य चरम उत्कर्ष पर आ गई। और पृथ्वीराज तृतीय की बात करते हैं 1164 ईस्वी के लगभग विग्रहराज चतुर्थ के निधन के पश्चात, जो विग्रहराज चतुर्थ का निधन हो गया 1164 में, उनका पुत्र अपरगामे गद्दी पर बैठा, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र अपरगामे गद्दी पर बैठा, जो पितृअंता जगदेव का पुत्र था पृथ्वी भट्ट या पृथ्वीराज द्वितीय के हाथों मारा गया, ठीक है। तो जगदेव का पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने इसको अपरगामे को क्या कर दिया? मार दिया। 1167 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय निसंतान स्वर्गवासी हो गया। और पृथ्वीराज द्वितीय भी 1164 में विग्रहराज चतुर्थ का निधन हो गया। उसके बाद उसका पुत्र अपरगामे गद्दी पर बैठा, और जगदेव का जो पुत्र था पृथ्वीराज द्वितीय, उसने क्या किया? अपरगामे को मार दिया और 1167 में खुद भी मर गया। अब देखिए आगे, अतः अर्णोराज की चालुक्य रानी कांचन देवी, जो कुमारपाल चालुक्य की बहन थी, के पुत्र सोमेश्वर को, कांचन देवी का पुत्र सोमेश्वर, और सोमेश्वर वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता, को अहिलवाड़ा से बुलाकर अजमेर के सिंहासन बैठाया गया। सोमेश्वर अपने 3 वर्षीय पुत्र पृथ्वीराज, 2 वर्षीय पुत्र हरिराज और महारानी कर्पूरी देवी नाम था पुत्र का नाम। एक तो बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज, छोटा पुत्र था हरिराज, ठीक है। तो अब किसको सिंहासन पर बैठाया गया विग्रहराज चतुर्थ के बाद? सुनिए ध्यान से, सोमेश्वर को। और सोमेश्वर अपने पुत्र पृथ्वीराज, हरिराज और कर्पूरी देवी के साथ, और साले भुवन कम्मल, क्या नाम था? भुवन कम्मल, वह सहयोगी स्कंद नागर के साथ अजमेर आकर गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने चौहान साम्राज्य को यथावत रखा तथा अजमेर के समीप वैद्यनाथ धाम नामक शिवालय का निर्माण करवाया। तो वैद्यनाथ धाम अजमेर के पास है, इनका निर्माण किसने करवाया? सोमेश्वर ने। सोमेश्वर का निधन 1176 ईस्वी में हो गया। अब बात करते हैं अपन पृथ्वीराज तृतीय का प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता जयानक, ठीक है। जयानक ने किसकी रचना की? पृथ्वीराज विजय की रचना की है। के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म ज्येष्ठ की द्वादशी यानी 1223 विक्रम संवत यानी कि 1166 ईस्वी में हुआ। देखिए, 1166 में जन्म और गद्दी पर कब बैठेंगे? 1176, यानी केवल मात्र 10 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठते हैं। गुजरात में हुआ था। उनकी माता चूड़ाकरण संस्कार के तुरंत पश्चात पुनः गर्भवती हो गई। उसी वर्ष माघ शुक्ला तृतीया को उनके लघु भ्राता हरिराज का जन्म हो गया था। 1166 में उनका जन्म और 1167 में हरिराज का जन्म हो गया था। बुरे प्रभावों से सुरक्षित रखने हेतु उनके गले में बाघ नखा व दशावतारों के चित्रों से युक्त कांटला पहनाई गई और कंठमाला पहनाई गई। अब देखिए आगे, पृथ्वीराज विजयानुसार उसे 6 भाषाओं का ज्ञान कराया गया, ठीक है। पृथ्वीराज को कितने भाषाओं का ज्ञान था? 6, जो शिक्षा संस्कृति के तत्कालीन प्रसिद्ध केंद्र अजमेर में संभव हुआ। ये भाषा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पेशासी, मागधी व शोरसैनी। उसे मीमांसा, धर्मशास्त्र, गणित, इतिहास, सैन्य विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, चित्रकला, संगीत आदि का एक क्षत्रिय राजकुमार के लिए अपेक्षित ज्ञान प्रदान किया गया। साथ ही शस्त्र विद्या व धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया गया। वह अपने युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज रासों में उनकी प्रारंभिक उपलब्धियों का विशद वर्णन है, जो तथ्यात्मक आधार पर सत्य से दूर प्रतीत होता है। पृथ्वीराज रासों में जो बताया गया है वो तथ्यात्मक आधार पर तो ऐसा मान लगता है कि जैसे सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी तो मिलती है। यद्यपि हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज जब शस्त्रों व शास्त्रों में पारंगत हो गया तो सोमेश्वर ने उसे सिंहासन आसीन कर दिया। वह स्वयं एकांतवास में चला गया। हमीर महाकाव्य में ऐसा लिखा है कि पृथ्वीराज जब शस्त्र शास्त्रों में पारंगत हो गया तो सोमेश्वर ने उसे स्वयं सिंहासन पर आसीन कर दिया और स्वयं एकांतवास में चला गया। अतः अवयस्क पृथ्वीराज को सिंहासन पर बैठा दिया गया। उनका प्रथम शिलालेख चित्र शुक्ल चतुर्थी यानी 1234 ईस्वी विक्रम संवत का है। उनकी अवस्था कम होने के कारण माता कर्पूरी देवी की अध्यक्षता में प्रशासन चलाने हेतु संरक्षण परिषद बनी, ठीक है। तो
आयु कम थी, इसलिए माता कर्पूरी देवी ने शासन संचालन किया, जिसमें प्रधानमंत्री केमारस या कदम्बास, नागर ब्राह्मण, ठीक है, स्कंद और वामन सोद, भुवन कम्मल व मल्लिकार्जुन आदि गुजरात में से सोमेश्वर के साथ आए थे। तो देखिए कैमास, कदम्बास। कैमास सर्वाधिक शक्तिशाली था, जो पृथ्वीराज की अनुपस्थिति में परिषद की अध्यक्षता भी करता था। अब देखिए बात करते हैं पृथ्वीराज की प्रारंभिक उपलब्धियों की बात करते हैं तो नागार्जुन का विद्रोह। नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था, जो सोमेश्वर के सिंहासन रोहण के समय नाबालिग था। सोमेश्वर की मृत्यु होने पर पृथ्वीराज को अयस्क देखकर नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। यानी जैसे पृथ्वीराज गद्दी पर बैठे ना, तो नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने गुडालपुरा को केंद्र बनाकर कुछ सफलता भी प्राप्त की। पृथ्वीराज घुड़सवारों, ऊँट सवारों, गज सेना व पैदलों की विशाल सेना सहित उसके विरुद्ध बढ़ा तथा उसे दुर्ग में घेर लिया, किंतु नागार्जुन निकल भागा। वहाँ से उसके सेनापति देवभट्ट व दुर्ग रक्षकों का मनोबल टूट गया और पृथ्वीराज ने दुर्ग पर अधिकार कर नागार्जुन की माता व पत्नी सहित परिजनों व समर्थकों को पकड़ लिया। कैदियों को अजमेर लाकर मरवा दिया। विद्रोही मृतकों के मुंड अजमेर दुर्ग के विजय द्वार के बुर्ज पर लटका दिए, ताकि आतंकित होकर लोग भविष्य में ऐसा दुस्साहस नहीं करें। यह घटना 1178 ईस्वी के आरंभ में घटी। मोहम्मद गोरी का गुजरात अभियान। अब देखिए नागार्जुन को पहले तो हराया, उसके बाद बात करें 1178 में पश्चिमी राजस्थान व गुजरात को मोहम्मद गोरी के आक्रमण के प्रहार को झेलना पड़ा। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात को पर आक्रमण किसने किया? मोहम्मद गोरी ने। 1175 ईस्वी में मुल्तान व इच्छ पर अधिकार कर भारत पर आक्रमण हेतु आधार स्थल पहले ही बना लिया था। 1175 में इसने क्या किया था? मुल्तान और इच्छ को जीत लिया था, ताकि वो भारत पर आसानी से आक्रमण कर सके। 1172 ईस्वी में कुमारपाल की मृत्यु के पश्चात गुजरात की गद्दी पर कमजोर अजयपाल बैठा। उसके बाद अवयस्क मूलराज द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसकी संरक्षिका नावकी देवी थी। गौरी ने जब अपना अभियान आरंभ किया उसके समय अनुकूल था और अजमेर व गुजरात के राजा अवयस्क थे। अजमेर का पृथ्वीराज और गुजरात का कौन था? ये मूलराज द्वितीय, ये अवयस्क थे। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद गोरी मुल्तान से बढ़कर भाटियों की प्राचीन राजधानी लोदरवा पर टूट पड़ा, उसे नष्ट कर दिया। अब्दुल रज्जाक के अनुसार वह मुल्तान से बिकामपू होकर आगे बढ़ा। फलौदी तहसील के खिचुंड गांव के मार्ग से नाडोल व जालोर होते हुए आबू की ओर बढ़ा। लोदरवा से आबू तक के मार्ग में किराड़ू, ओसिया, सांडेराव, नाडोल व कसिंद्रा के मंदिरों को नष्ट कर दिया। इस अभियान के दौरान गौरी ने पृथ्वीराज के दरबार में संदेशवाहक भेजकर वार्षिक कर देने व अधीनता स्वीकार करने की मांग की, जिसे चौहान नरेश ने ठुकरा दिया। ठीक है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार गौरी द्वारा नाडोल के घेरने का समाचार सुनते ही पृथ्वीराज ने सैनिक सहायता भेजने का विचार किया। अब देखिए, सुनिए, नेक्स्ट जो अगला भाग है वो अपन कल मतलब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप बताइए कि आप इस इतिहास को यानी कि इस वीडियो और आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इसका दूसरा भाग भी लाएं। ठीक है, धन्यवाद।